नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हर रोज आपके सामने खबरें आती हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे जो कहानियां छुपी होती है वो अक्सर दब जाती है शोर में, आंकड़ों में और हेडलाइंस के नीचे। लेकिन हमारी कहानी में हम आपको सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे, हम आपको ले चलेंगे उस परत के नीचे जहां सच धड़कता है, जहां सत्ता की चालें, वादों की सच्चाई और संघर्ष की असली तस्वीर सामने आती है। कभी ये कहानी होती है किसी वीरता की, कभी किसी साजिश की और कभी ऐसे खौफ की जो पूरे देश को हिला देता है। आज की कहानी उसी डर की है जो सालों तक जंगल में गूंजता रहा, गोलियों की आवाज बनकर। उस विचारधारा की है जो कभी अधिकारों के लिए उठी पर अब बंदूक की नली में कैद हो गई है। आज कहानी में हम खोलेंगे नक्सलवाद के उस अध्याय को जो दशकों से भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसने गरीब की आवाज बनकर शुरुआत की और अब खून और बारूद के रास्ते पर भटक गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन जिंदगियों की गवाही है जो इस आग में झुलस चुकी हैं। ये पड़ताल है लाल गलियारे की, लाल झूठ की और लाल आतंक के पीछे छिपे असली सच की। शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगलों में पसरा सन्नाटा, गांव की सुनसान पगडंडियां और कहीं दूर से आती गोलियों की गूंज। ये वही इलाके हैं जहां दशकों से लाल साया मंडरा रहा है। और ये कहानी है उस विचारधारा की जो कभी गरीबों और किसानों के हक के लिए उठी थी, लेकिन अब बंदूकों और बमों की आवाज में बदल गई है। नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जिसे एक आंदोलन से जिसका सफर शुरू किया गया और अब एक संघर्ष बन गया है। क्या है ये नक्सलवाद और कैसे शुरू हुआ ये बड़ा आंदोलन और क्यों अब भी जिंदा है इसका लाल साया, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जंगलों में सन्नाटा, गांव की सूनी गलियां और कहीं दूर से आती खौफनाक आवाजें, ये वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि नक्सलवाद का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा आंदोलन जो दशकों से भारत के दिल में डर और चुनौती बनकर मौजूद है। नक्सलवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उन आवाजों का प्रतिनिधित्व है जिन्हें सत्ता ने सुनना छोड़ दिया, जिनकी जमीनें छीनी गईं और जिनकी उम्मीदें जंगलों की छांव में दब गईं। ये कहानी है उन आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की जो अपने गांव में सुरक्षा की कमी, विकास की कमी और भू स्वामित्व के संघर्ष में फंसे रहे। ये कहानी है उन युवाओं की भी जो समाज में बदलाव की ख्वाहिश लेकर हथियार उठाने को मजबूर हुए। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबारी से हुई। एक विद्रोह जो किसानों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शुरू हुआ और जल्द ही माओवादी विचारधारा की प्रेरणा से हथियार बंद संघर्ष में बदल गया। इसने धीरे धीरे पूरे देश में जंगलों और ग्रामीण इलाकों में पैर पसार लिए और तब से लेकर आज तक ये आंदोलन सरकार और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में साल 1960 के दशक में उपजा नक्सलबाड़ी आंदोलन देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के रूप में फैला। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में ये पहुंच गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया किया गया। अब छत्तीसगढ़ में इस समस्या से सुरक्षा बलों और सरकार की जंग जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे बना रेड टेरर का कॉरिडोर? 1960 दशक के अंतिम काल में नक्सलवाद पनपा। 1966 बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या हुई। हत्या के विरोध में आदिवासी समाज में गुस्सा। 1967 आदिवासी समुदाय सरकार के खिलाफ भड़क उठा।
नक्सलवाद की चिंगारी बस्तर में पहुंची। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ। भोपाल पट्टनम की रास्ते राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर की शांत घाटी में फैला। घने जंगल, खतरनाक भूभाग और बस्तर के कई जिलों तक प्रशासन की खराब पहुंच के कारण छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का शिकार हुआ। 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद की आधिकारिक शुरुआत के बाद ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों के 220 जिलों में फैल गया। छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से इन राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिए नक्सलवाद यही बना रहा और इन्हीं नक्सल प्रभावित इलाकों को कहा गया लाल गलियारा यानी लाल कॉरिडोर। इस वक्त मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले के चिंतलनार में मौजूद हूँ। आइए चिंतलनार के उपसरपंच से पूछते हैं कि पहले नक्सलवाद से कैसे थे और अभी नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है, अभी कैसे लग रहा है, जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बी श्रेणु है, मैं चिंतलनार का उपसरपंच हूँ। और नक्सली से पहले बहुत डर लगता था और जिसको पाए उसको मार देते थे। और विजय शर्मा के नेतृत्व में नक्सल मुक्त हो रहा है। अंदर स्कूल आ रहा है, रोड आ रहा है, कैंप आ रहा है, बिजली आ रहा है। इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो रहा है और पहले से अभी डर थोड़ा कम लगता है कहीं जाने में आने में। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और मैं विजय शर्मा को धन्यवाद देता हूँ। प्रभावित क्षेत्र चिंतलनार में मौजूद है, जानना चाहेंगे पहले नक्सलवाद से डर कैसा था और अभी कैसे लग रहा है, जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कोड़ी अर्जुन है और मेरे पापा भी पुलिस में थे, उनको नक्सलियों ने मार दिया है। पहले जितना डर था नक्सलियों से अभी उतना अब डर नहीं है। आपके पापा पुलिस में थे जी। उस समय और अभी के समय में कैसा लग रहा है आपको? अभी बेहतर लग रहा है, पहले बहुत खतरनाक था, अभी तो अच्छा है। अभी हर जगह कैंप में बैठ रहा है तो उस चीज़ से थोड़ा सा डर थोड़ा दूर हो गया है। क्या है लाल गलियारा? नक्सलवाद का गढ़ यही है भारत का लाल गलियारा। देश के 8 राज्यों में फैला लाल गलियारा, जहां सत्ता से नहीं संघर्ष से लिखी जाती है कहानी, जहां गोलियों के साए में भी लोग तलाशते हैं उम्मीद, जो बताता है कि आजादी के बाद भी कई इलाके आजाद नहीं, जहां हर गोली एक अधूरे वादे की गूंज बनकर लौटती है। लाल गलियारा भारत के भीतर छिपा सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा। भारत के जिन जिलों में नक्सलियों का प्रभाव सबसे ज्यादा है उन्हें लाल गलियारा कहा जाता है। मार्च 2025 तक ये गलियारा 7 राज्यों के 18 जिलों तक सीमित हो चुका है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश शामिल है। साल 1967 के नक्सलवाड़ी आंदोलन से शुरू हुआ ये विद्रोह दशकों तक सरकार और ग्रामीण आदिवासियों के बीच संघर्ष का कारण बना रहा। नक्सली दावा करते थे कि वो शोषित और जमीन से वंचित किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। लाल गलियारे के ज्यादातर राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ गरीब और पिछड़े हैं। यहाँ बेरोजगारी और अशिक्षा ज्यादा है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं कई इलाकों में अब भी नदारद हैं। यही कारण रहा कि लोग नक्सलियों का समर्थन करते रहे, क्योंकि वो इन इलाकों में काम करने लगे जो कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी थी। जैसे वो पानी की टंकी बनवाते, गरीबों को पैसा बांटते और यहाँ तक कि छोटे छोटे विवाद भी आपस में ही सुलझा लेते थे। हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र पे मौजूद हैं। यह पूर्वी भारत खनिज संपदा से घिरा हुआ है। यह 1967 से लेकर आज तक नक्सलियों के कब्जे में रहा है। केंद्रीय सरकार के द्वारा नक्सलियों की खात्मा करने के विचार से जो चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नक्सली कमज़ोर होते जा रहे हैं और सरकार नक्सलियों की खात्मा करना जा रहा है।
यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। के न्यूज़, खबरों का सारथी। कभी इन जंगलों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता था, पेड़ों के पीछे से आती थी गोलियों की आवाज, सरकारी गाड़ियों के पहिए रुक जाते थे क्योंकि आगे था लाल इलाका, वो इलाका जहां कानून की नहीं बंदूक की चलती थी। लेकिन आज वही जंगल बदल रहे हैं। जहां कभी बंदूकें बोला करती थी, वहां पर अब बच्चों की हंसी गूंजती है। जहां कभी लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां अब जय हिंद की आवाज सुनाई देती है। भारत के नक्शे से अब धीरे धीरे वो लाल रेखा मिट रही है जो सालों तक हमारे विकास के रास्ते में खड़ी थी। कभी 220 जिलों तक फैला हुआ ये लाल आतंक अब सिर्फ कुछ मुट्ठी भर इलाकों में सिमट कर रह गया है। सरकार का दावा है कि 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई होने जा रहा है ये लाल आतंक खत्म, या फिर बस अपनी शक्ल बदलकर ये शहरों की सोच में छिप गया है। आज की कहानी में हम उस यात्रा पर भी चलेंगे जहां से शुरू हुआ था लाल सलाम का नारा और जहां पहुंचकर उसकी आवाज लगभग खामोश हो चुकी है। हम समझेंगे कि कैसे 57 सालों में भारत ने नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी और खुद अब सरकारी डेटा ये गवाही दे रहा है कि इसका अंत करीब है। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी लड़ाई के अंत की उम्मीद है। वो लड़ाई जो बंदूक और विचारधारा दोनों मोर्चों पर लड़ी गई। कभी इन जंगलों में हर आवाज पर शक होता था, हर रास्ते पर खतरा मंडराता था और हर सरकारी योजना नक्सल बंदूक की बैरक से टकरा जाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जंगलों में सन्नाटे की जगह विकास की आवाज सुनाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि सरकार मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है और इस लक्ष्य को तब बल मिला जब मार्च के महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में कम से कम 27 नक्सलवादी मारे गए, जिसमें टॉप नक्सली नेता नंबाला केशव राज उर्फ बसवराजू भी शामिल है, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। आंकड़ों से ये पता चलता है कि सरकार और सुरक्षा बल 1967 में शुरू हुए नक्सलवादी आंदोलन को खत्म करने के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं 2010 की तुलना में आज नक्सल की घटनाओं में 78% की कमी आई है। यानी वो लाल साया जिसने सालों तक देश के नक्शे को दागदार किया अब मिटने लगा है। गृह मंत्रालय के आंकड़े 2010 में नक्सली हिंसा की 1936 घटनाएं हुई। 2024 में ये घटकर सिर्फ 374 रह गई, यानी 81% की बड़ी गिरावट। नक्सल प्रभावित जिलों में भी भारी गिरावट। 2013 में 126 से घटकर 2021 में 70 हो गई और 2025 तक मात्र 18। नक्सलवाद के खिलाफ शुरू हुई जंग में सिर्फ नक्सली हिंसा की घटनाएं ही कम नहीं हुई, बल्कि मौतों के आंकड़ों में भी भारी कमी आई है। आंकड़े खुद कहते हैं कि भारत के नक्सल इलाकों में अब बंदूकें खामोश हो रही हैं और खून की जगह स्याही से विकास की इबारत लिखी जा रही है। नक्सली हिंसा में नागरिकों की मौतों के मामले 2010 में संख्या 720 थी, 2019 में 150 रह गई, 2023 में संख्या 106,
2024 में 131 और 2025 में 30 से भी कम। आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मौतों की संख्या जोड़ने पर यह आंकड़ा 2010 में 1005 था और पिछले साल 85% घटकर मात्र 150 रह गया। अपने आतंक को कायम करने के लिए नक्सली रेलवे संपत्ति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, सड़कों और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे थे। ये घटनाएं भी 2010 में 365 से घटकर 2017 में 75 और 2024 में मात्र 25 रह गयी। नक्सलवाद से निर्णायक जंग में इनका खात्मा तय माना जा रहा है। साल 2025 के ही शुरुआती महीनों में 150 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं। कितने नक्सली मारे गए? साल 2017 में 136, साल 2018 में 225, साल 2019 में 145, 2020 में 103, 2021 में 126, 2023 में 380, 2024 में 290। साल 2025 में मार्च महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुई मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 3 दशकों में ये पहली बार है कि सीपीआई माओवादी का कोई महासचिव मारा गया है। उन्होंने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दंतेश्वरी माई का दर्शन कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक। 18 मार्च 2025 को गृह मंत्रालय की ओर से पेश की गई इस रिपोर्ट ने एक नया संदेश दिया कि अब नक्सलवाद से लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विश्वास से लड़ी जा रही है। रिपोर्ट की माने तो नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और प्रशिक्षण पर लगातार काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदूक कभी सिस्टम के खिलाफ उठी थी, आज वही हाथ आत्मसमर्पण कर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से 2025 के बीच केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों और जन जागरूकता अभियानों पर 3260.37 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी अब सरकार सिर्फ लड़ नहीं रही बल्कि जोड़ रही है लोगों के दिल, समाज का भरोसा और उस उम्मीद को जो कभी खो चुकी थी। भारत अब नक्सलवाद के खिलाफ अपने अंतिम मोर्चे पर है, जहां बंदूकें झुक रही हैं और विकास सिर उठा रहा है। शायद यही वो मोड़ है जहां लाल इलाका अब हरियाली और उम्मीद का इलाका बन चुका है।
सालों तक ये जंगल लाल आतंक की दहाड़ से कांपते थे। हर रास्ता, हर घाटी, हर गांव डर और अनिश्चितता में डूबा था। लेकिन अब एक नई शक्ति उभर रही है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी। ये वो जवान है जो अपने ही घर की मिट्टी से जुड़े हैं, जो जंगल और गांवों को जानते हैं और नक्सलियों के खिलाफ काट छांट करने में माहिर हैं। सरकार का यह दावा है कि 2026 तक माओवादी उग्रवाद भारत से मिट जाएगा और डीआरजी वही ताकत है जो इस दावे को जमीन पर साकार कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डीआरजी ने जंगलों में फैल रहे इस भय को चुनौती दी और क्यों इसे कहा जा रहा है गेम चेंजर, और कैसे ये फोर्स बदल रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पूरी तस्वीर। भारत सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवादी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने में एक मुख्य हथियार बनकर सामने आई है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड या डीआरजी कह लें। डीआरजी में शामिल होते हैं स्थानीय आदिवासी युवक और कभी नक्सलवाद छोड़ चुके पूर्व उग्रवादी, और ये वही बल है जो अक्सर गहराई में जाकर ऑपरेशन करते हैं। क्या है डीआरजी? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। डीआरजी अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर गश्ती करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इंटेल जुटाते हैं और उन इलाकों में काम करते हैं जहां सामान्य बलों की पहुंच नहीं होती। डीआरजी की खासियत यह है कि इसमें स्थानीय युवा शामिल होते हैं, जंगलों, गांव, भूगोल के माहिर और कभी कभी नक्सलवाद छोड़ चुके पूर्व उग्रवादी भी शामिल किए जाते हैं। जंगल का ज्ञान, स्थानीय समर्थन और भीतर की खुफिया ताकत, यही डीआरजी को एक अलग एजेंट बनाते हैं। 2025 में डीआरजी ने छत्तीसगढ़ के अंबुजगढ़ जंगल में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें विस्फोटक, नक्सली साहित्य, संचार उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई। कांकेर जिले में डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त अभियान में 3 नक्सलियों को मार गिराया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि 21 अप्रैल से 11 मई 2025 में डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा की टुकड़ियों ने 31 नक्सलियों को ठिकाने लगाया। भारी मात्रा में आईडी, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इन अभियानों की वजह से डीआरजी को सुरक्षा बलों का गेम चेंजर माना जाने लगा। डीआरजी की लोकल आइडेंटिटी और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज ही है जो नक्सलियों का काल बन रही है। डीआरजी जंगलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, उतनी ही इसकी भूमिका चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी भी है। कई बार जवानों को आईडी विस्फोटों, पीछे से घातक हमलों और जंगल युद्ध की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये जवान किसी भी ऑपरेशन में सबसे पहले खतरे के सामने रहते हैं। खतरे, आलोचना और चुनौतियां। इसके साथ ही डीआरजी को लगातार आधुनिक हथियार, पर्याप्त संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण और खुफिया समर्थन की जरूरत होती है, क्योंकि नक्सली अपनी रणनीतियों को लगातार बदलते रहते हैं। यानी डीआरजी का काम केवल नक्सलियों को पकड़ना नहीं, बल्कि खतरे, अप्रत्याशित हमले और बदलती परिस्थितियों के बीच जंग जीतना है। आज जब हम लाल गलियारे के जंगलों की ओर देखते हैं, तो वहां अब केवल डर और आतंक की गूंज नहीं सुनाई देती। डीआरजी की मौजूदगी ने उन जंगलों में विकास और सुरक्षा की नई धारा बहा दी है। ये जवान सिर्फ बंदूकें लेकर नहीं चले, बल्कि भरोसा, स्थानीय समझ और सामुदायिक समर्थन के साथ हर नक्सली इलाके में कदम रखते हैं। जहां कभी नक्सली सुरक्षित महसूस करते थे, अब वहीं पर डीआरजी की पैनी निगरानी है। सरकार का लक्ष्य साफ है, 2026 तक माओवादी उग्रवाद और नक्सलियों को समाप्त करना। अगर ये मुमकिन हुआ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा उन जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन जंगलों में उतरते हैं, जो खतरे, घात और बदलती परिस्थितियों के बीच भी लड़ते हैं और जो अपने गांव, जंगल और देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। डीआरजी की सफलता सिर्फ ऑपरेशन की संख्या या हथियारों से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने, उनके जीवन में बदलाव लाने और जंगलों में डर के माहौल को खत्म करने में है। आज लाल गलियारे में छा रही है शांति और सुरक्षा की जीत। जहां कभी डर का साम्राज्य था, अब वहां डीआरजी का साहस और रणनीति राज कर रही है। 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा और ये जीत डीआरजी की उन स्थानीय बहादुर और अडिग जवानों की होगी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब जान, जज्बा और कौशल एक साथ मिलते हैं तो कोई भी लाल आतंक अपनी सत्ता नहीं बना सकता। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और रणनीति की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे एक सही फोर्स, सही दिशा और सही नियत के साथ देश के सबसे खतरनाक इलाकों में भी बदलाव लाया जा सकता है।
कहानी नक्सलवाद में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।